हमारे यहाँ माशरे में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ख़वातीन में ज़्यादा है। इसके बारे में कुछ बताएं कि ये होता क्यों है, इसका हल क्या है। ख़वातीन घर में रहती हैं, बड़ा महदूद सा उनका एक्सपोजर होता है। अभी जो पोस्टमार्टम या प्रीनेटल जिसको डिप्रेशन कहा जाता है, पेरीनेटल डिप्रेशन, कितने पॉडकास्ट आपने आज तक सुने हैं कि एक बच्ची जो माँ बनने जा रही है उसको डिप्रेशन होगा, उसको स्मेटोफॉर्म डिसऑर्डर होगा कि मेरी बॉडी चेंज हो गई है जी, मोटी हो गई हूँ, पतली हो गई हूँ, मैंने डाइटिंग करनी, मैंने दूध नहीं पिलाना, मैंने बच्चा पैदा नहीं करना। ये सारी प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं इन सारी इकट्ठी होकर या एंग्जाइटी बेस्ड मेंटल डिसऑर्डर पैदा करती है, डिप्रेशन पैदा करती है। वो जो खातून जिसको पोस्टमार्टम आपने कहा कि डिप्रेशन होता है, पेरीनेटल डिप्रेशन होता है, क्या उसकी कोई सुनता है, कोई सजेशन देता है कि बेटी ये नॉर्मल है, ये नेचुरल है, ये हो जाता है, ये ठीक हो जाएगा, इस पे परेशान नहीं होना, योगा करो, एक्सरसाइज करो, घर के काम करो, बेटी डिप्रेशन ठीक हो जाएगा। आप एक जानवर रख लें, एक परिंदा रख लें पेट, वो आपकी आधी परेशानी वो ले जाएगा। सुबह उठकर आप 15 मिनट एक्सरसाइज करें, आपके अंदर हैप्पीनेस हार्मोन पर। किसने बताई ये बातें उनको? किसी ने नहीं बताई उनको ये बातें। अगर तुम्हारे दिमाग तुम्हें बीमार कर सकते हैं तो सिर्फ तुम्हारे दिमाग ही तुम्हें ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप जिस तरह से चीज़ें हमें बता रहे हैं, अब बहुत सारी चीज़ें आपके जहन में मेरे आ रही हैं और सवाल भी आ रहे हैं। हमारे यहाँ माशरे में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और अगर मैं ये कहूँ तो मेरी अपनी असेसमेंट है, आप तो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, ख़वातीन में ज़्यादा है। चूँकि शायद वो घर में रहती हैं, बच्चों को देखती हैं, उनकी ज़िम्मेदारियाँ मुख्तलिफ़ नौइयत की हैं, और उससे भी बढ़ के जब बच्चा होता है, डिलीवरी है, बाकायदा एक मर्ज़ है जिसको हम कहते हैं जी पोस्टमार्टम साइकोसिस, कि डिलीवरी के बाद ख़ातून जो है वो एक नफ्सियाती मर्ज़ का शिकार हो जाती है। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि घर वाले ससुराल वो कहते हैं ये तमाशा कर रही है, ये ड्रामा कर रही है, ये संजीदा ही नहीं है, या जिन चमड़ गए हैं इसको जी, और इस तरह कुछ हो गया है। इसके बारे में कुछ बताएं कि ये होता क्यों है, इसका हल क्या है, और फिर वो जो आपकी एक मशहूर मुसन्निफ़ा से मुलाकात है वो भी ज़रा हमें इसका अहवाल सुनाएं। जी मैं बताता हूँ। पहली बात तो ये डॉक्टर साहब कि बिल्कुल आपकी बात ये बजा है कि हमारे मुआशरे में क्योंकि एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, आप और मैं सुबह घर से निकलते हैं, हमारी बहुत सारी वेराइड किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं। हमारा कैथारसिस हो जाता है मुख्तलिफ अंदाज में। आपने मुझसे बात कर ली, कुलीग से बात कर ली, आप हॉस्पिटल में पेशेंट्स को देख लिया, मैंने बच्चों को पढ़ा लिया, ट्रेनिंग कर ली, गाड़ी चलाते किसी मुलाकात हो गई, फ़ोन कर लिया, कहीं चले गए, कोई मेरे पास आ गया। ख़वातीन घर में रहती हैं, बड़ा महदूद सा उनका एक्सपोजर होता है, एक्सपीरियंस। अगर वो वर्किंग लेडी नहीं है तो डॉक्टर साहब उनका कैथारसिस ही कहीं पर नहीं हो पाता। फिर डॉक्टर साहब कितने पेरेंट्स एजुकेटेड हैं जो अपने बच्चियों और बच्चों दोनों को अडल्टहुड के लिए तैयार करते हैं। अब आप भी जानते हैं, आप एक डॉक्टर हैं, प्यूबर्टी पीरियड जब आता है तो इतनी शिद्दत की चेंजेस आती हैं इमोशंस में, बॉडी चेंजेस में, आपके करैक्टर में, आपके बिहेवियर में, आपके एटीट्यूड में, आपके साइकोलॉजिकल इश्यूज में, आपके इमोशनल इशू में, आपके बिहेवियर में कितना कुछ बदल जाता है। और फिर उस वक्त उसको अंडरस्टैंड करना, संभालना। फिर उसी बच्चे और बच्ची ने कल शादी के बाद माँ और बाप भी बनना है। कितने पेरेंट्स हैं जो अपनी बेटी को लिए माँ बनने के लिए तैयार करते हैं, बेटे को बाप बनने के लिए। मैं अक्सर सोचता हूँ और पूछता हूँ पेशेंट से और आम लोगों से, रिश्तेदारों से, कि क्या मियाँ बीवी के रिश्ते के नतीजे में नेचुरल पैदा होने वाले बच्चे का बाप और माँ बनने का मतलब है कि मैं और वो औरत बाप और माँ बनने के लिए तैयार थे? वो तो एक बायोलॉजिकल हुआ और उसके नतीजे में आ गया बच्चा। लेकिन क्या पता है बाप को कि अब मैं बाप जब बना हूं तो मेरा रोल क्या है, माँ बना हूं तो मेरी रोल क्या है, मेरी बॉडी में चेंजेस क्या आनी है, मेरी डिमांड क्या होनी है, बच्चे की डिमांड क्या होनी है, मेरा माहौल कैसे चेंज होना है, मेरी बॉडी कैसे चेंज होनी है। अभी जो पोस्टमार्टम या प्रीनेटल जिसको डिप्रेशन कहा जाता है, पेरीनेटल डिप्रेशन, आप ये देखिए कि हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग के इदारे थे वो कहाँ पर थे, कौन थे? वो थी दादियाँ और नानियाँ, वो थी दादे और नाने। दादे और नाने एक लड़के को दूल्हा और बाप बनने के लिए तैयार करते थे, और दादियाँ और नानियाँ नवासी और पोती को माँ बनने के लिए तैयार करते थे। सबसे खूबसूरत तोहफा कौन सा दिया जाता था? बहिश्ती जेवर, जिसके अंदर बकायदा लिखा था एक औरत जब माँ बने तो उसकी जिम्मेदारियां क्या, जिस्मानी तब्दीलियां क्या, इमोशनल तब्दीलियां क्या, समाजी तब्दीलियां क्या, उसके जिस्म में क्या होगा, खामद को क्या चाहिए, कमी क्या आएगी, कितनी देर वो दूर रहेंगे, हर चीज़ उस किताब के अंदर होती थी।
अब मैं ये नहीं कहता कि सारे भी हिस्ट्री देवर पढ़ें या दें, लेकिन बहरहाल एक सांचा या एक चीज मिल जाती थी, कुछ ना कुछ गाइडेंस, अपनी कोशिश तो थी, गाइडेंस मिल जाती थी। वो अच्छी बुरी जो भी थी, वो मेडिकल के डॉक्टर तो नहीं थे, जो भी रिलीजियस उनकी बैकग्राउंड थी उसके हवाले से उन्होंने उस जमाने में बहुत अच्छा लिखा। क्या डॉक्टर साहब, उसके बाद किसी डॉक्टर ने, किसी गायनाकोलॉजिस्ट ने या किसी मेल डॉक्टर ने या साइकियाट्रिस्ट ने या साइकोलॉजिस्ट ने क्या इस पर कुछ लिखा गाइडेंस के लिए? कितने पॉडकास्ट आपने आज तक सुने हैं कि एक बच्ची जो मां बनने जा रही है उसको डिप्रेशन होगा, उसको टेंशन होगी, उसको प्रॉब्लम होगी, उसको एंग्जाइटी होगी, उसको सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर होगा, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर कि मेरी बॉडी चेंज हो गई है जी, मोटी हो गई हूँ, पतली हो गई हूँ, मैंने डाइटिंग करनी, मैंने दूध नहीं पिलाना, मैंने बच्चा पैदा नहीं करना, इस सारी प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं इन सारी इकट्ठी होकर या एंग्जाइटी बेस्ड मेंटल डिसऑर्डर पैदा करती है, डिप्रेशन पैदा करती है। अब जब हो गया, एक नेचुरल प्रोसेस है कि आपके पास कोपिंग स्ट्रेटजी कोई नहीं है, स्किल कोई नहीं है, मैनेजमेंट कोई नहीं है। अब सवाल ये है, हो गया, अब होने के बाद क्या इसको छोड़ दें? कैसे चलना है ये सारी जिंदगी, या इसके लिए कुछ कोपिंग स्ट्रेटजी सिखाएं? क्या वालिदैन ने उस बच्ची को घर बुलाकर बताया कि बेटी हाउ टू डील विद दीज प्रॉब्लम्स, ये जब आ रही है मसले, और क्या बच्ची खुल के डिस्कस करना पसंद करती है पेरेंट्स से? क्या आपने इतना कम्युनिकेशन रखी आपस में कि वो आपके साथ बात कर ले उसके ऊपर? सो डॉक्टर साहब, बहुत जरूरत है कि इन टॉपिक्स पे बात हो, तरीके बताए जाएं। देखिए, बहुत आसान से तरीके हैं, कोई उसके लिए लंबी मैं अक्सर कहता हूं कि रॉकेट साइंस नहीं है ये। मिसाल के तौर पर टैपिंग है, बॉडी टैपिंग, दुनिया भर की किताबें भरी पड़ी हैं कि आपने मेरिडियन पॉइंट्स के ऊपर अपनी उंगली से टैप करना है अपने बॉडी को, जाकर दस्तक देनी है आपने। उससे क्या होगा कि जो हैप्पीनेस हार्मोन्स प्रोड्यूस होंगे आपके जिस्म में, जैसे एंडोर्फिन पैदा होता है एक्सरसाइज करने से, जैसे डोपामीन है, जैसे ऑक्सीटोसिन है, जैसे थोड़ा सा बताएं ना कुछ स्टेप्स। जी, अब जैसे मैंने पहली बात की कि अगर हम पढ़ा करते थे अपनी तालिब इल्मी में, पीएचडी पोस्ट डॉक में, कि रोजाना 15 मिनट की एक्सरसाइज आपकी बॉडी के अंदर इतना एंडोर्फिन हार्मोन पैदा कर देती है जो अगले 24 घंटे में हर तरह की एंजाइटी और स्ट्रेस का मुकाबला करने के लिए आपको वेपनाइज कर देता है। क्या मैं और आप अपने लिए या कोई भी इंसान 15 मिनट नहीं दे सकता खुद को? यानी अपनी जिंदगी को देने, किसी को नहीं देने। वो माँ जो माँ बनी है, जो औरत, क्या वो 15 मिनट इस डिलीवरी के बाद एक्सरसाइज करती है? क्या उसने डोपामिन पैदा किया अपनी बॉडी के अंदर? क्या उसने सेरोटोनिन पैदा किया? अब जब वो बच्चे को उठाती है, डॉक्टर साहब ऐसे उठाते हैं, टच थेरेपी, जादू की जप्फी जिसको हम कहते हैं, जब वो टच करती है, टैप करती है, जब बच्चे को ऐसे करके वो सहारती है, तो उसको पता है कि उसके से बच्चे के अंदर कौन सा हार्मोन, हैप्पीनेस हार्मोन पैदा होता है। वो टच थेरेपी करने से, वो दस्तक देने से, वो थपकी देने से, वो झुपका करने से, पीछे ऐसे हाथ मारते हैं औरतें। कभी आज तक पूछा ये हाथ मारती क्यों हो? कहती रिवायत है। नहीं, ये रिवायत नहीं, उनको नाम नहीं आता था ऑक्सीटोसिन हार्मोन का, ये पता था कि टच थेरेपी से पैदा होता है। बच्चा गिरता है, आप उठाकर कहते हैं ओ कीड़ी दा आटा गिर गया, कीड़ी दा आटा गिर गया। आप जो कह रहे हैं और जो कर रहे हैं, ये थेरेपी है उसकी। एक्चुअली आप अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं उससे, थेराप्यूटिक हो जाता है, और चुप भी हो जाता है, और चुप भी हो जाता है, थेराप्यूटिक है ना, थेराप्यूटिक है। मेरी बेटी पिछले दिनों गिरी, सॉरी मैं, तो उसके यहाँ सर में बड़ी शदीद चोट लगी, मैंने उसे साल का 1 मिनट में चुप कर गई। डॉक्टर साहब, जहां चोट लगी वालिदैन पकड़ जाते हैं, ठीक हो गई। सर ये हो जाती है, गर्म फूंक मारते हैं तो वो ये हो जाती है। क्यों? इसलिए कि टच थेरेपी है पूरी, टच करना थेरेपी, सांस देना थेरेपी। देखिए ना, ये जो हमारे बहुत बड़े आलम थे पिंडी से आगे जो है गुलडा शरीफ वाले, वो सर दर्द का इलाज कैसे करते थे? वो ऐसे बिठाकर कहते थे सर दर्द हो रहा है, सर दर्द आ गया तेरा सर दर्द। वो मरीज कहते थे मैं ठीक हो गया। हम बचपन में हमें समझ नहीं आती थी, जब पढ़ने गए तो पता चला कि 2 चीजें शामिल कर दी गुलडा शरीफ वालों ने। क्या? एक टच थेरेपी, नंबर 2 सजेशन, सजेस्ट कर दिया उसको। एमल कोए की जो तहकीक थी कि जब वो कहते हैं गई, तो वो कहता है क्योंकि पीर साहब कह रहे हैं गई, लिहाजा गई। सजेशन को कबूल कर लेता है वो, और प्लस टच करके ऐसे निकाली, उनका पीर साहब ने आज फड़ के काट देती। यानी फिजिकल भी हो गया, स्पिरिचुअल भी हो गया। ये चीजें जो थी, ये एक सब्स्टिट्यूट के तौर पर मेडिकल के काम कर रही थी। अब मेडिकल साइंस आ जाती है, उस वक्त इतनी नहीं थी। क्या मेडिकल साइंस ने इस चीज को लेकर कोई ऐसी चीज बनाई जो साइंटिफिक भी हो, प्रूव भी हो, और दवाई के बिना इलाज करे? नहीं बनाई।
सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए ना कोई इन चीजों का, वो भी खत्म कर दें ये कहकर को नहीं जी नहीं हो, इससे तो फर्क नहीं पड़ता, हमें पीर बने वैसे। ओ भाई, मेरे उस दादा उस्ताद डॉक्टर अजमल कहते थे मजार्स आर हेल्थ गिविंग एजेंसीज। मौलवी सबसे बड़ा माहिर नफ्सियात है सोसाइटी का, वो कहते थे आधे से ज्यादा मर्ज मौलवी ठीक कर देता है लोगों के, ना हो तो तुम साइकाइट्रिस्ट पागल हो जाओ इलाज कर करके लोगों का। क्योंकि जो अनपढ़ जाता है मौलवी साहब एनु जिन चिमड़े, मौलवी साहब एनु वो कोई कुरान की आयत पढ़ता है, कोई फूक मारता है, कोई तवीज देता है, बिलीफ सिस्टम कहता है मैं ठीक हो जाऊंगा, आधे ठीक हो जाते हैं, आधे बीमार रह जाते हैं। वो बिलीफ सिस्टम जो था क्या उसको डॉक्टर ने इस्तेमाल किया। मैं इसको अब एक और तरह लेके जाता हूं। दुनिया का कोई डॉक्टर दुनिया के किसी मर्ज की दवाई देकर यह कहे कि आप खुद डॉक्टर हैं कि जी मैं आपको दवाई तो दे रहा हूं लेकिन मैंने लगता नहीं कि दवाई असर करे। डॉक्टर साहब दुनिया की अच्छी से अच्छी दवाई मरीज उधर ही छोड़, अल्लाह भला करे, उधर ही छोड़ देगा सर। इसका मतलब है कि दवाई इलाज नहीं कर रही, वो जुमला भी साथ चाहिए सर, जुमला भी चाहिए, सजेशन भी चाहिए, डॉक्टर का चाहिए। अगली सुनिए, आप FCPS डॉक्टर हैं, सबसे ट्रीटमेंट मोहल्ले का डिस्पेंसर कर रहा है लोगों की, आपके पास नहीं मरीज आता गांव का, उसके पास जाता है। पता क्यों? वो रत्ता टीका और निरोबयान ताकत का वो लगा के पता क्या कहता है मरीज को, अम्मा और रत्ता टीका घत्ते आए सवेर तक दुबैल को जवान हुई खड़ी होएंगी। ये जो जुमला वो कहता है वो न्यूरोबयान उतना काम नहीं करता जितना वो जुमला करता है। यहां तक मैंने देखा कि ऐसी मेडिसिन देते हैं प्लेसिबो, जिसके अंदर कुछ भी नहीं होता, वैसे पानी की ड्रिप लगा देते हैं और आगे से कहते क्या है थोड़ा जिहा थोड़ा दिल जिहा खराब होएगा ते इतना नींद बड़ी आती, मरीज अगले दिन आके कहता डॉक्टर साहब पहले तो बड़ा ही दिल खराब, फिर इन्नी नींद आई और डॉक्टर हंस रहा होता। भाई दवाई ने नहीं किया, जो आपने कहा उसने किया। अब इस ताकत को नेगेटिवली तो बहुत इस्तेमाल किया उन लोगों ने जिन्होंने दीन को बेचा, जो 2 नंबर, लेकिन क्या डॉक्टर्स को जो करना चाहिए था वो क्यों नहीं किया? पॉजिटिव यूज नहीं हुआ इसका। फिर डॉक्टर साहब आप देखिए कि मुझे पोस्ट डॉक करने के बाद भी, इतनी हायर एजुकेशन के बाद भी, पता कौन सा डॉक्टर अच्छा लगता है? जो मेरी बात सुन ले। यार गया तो मैं डॉक्टर को दिखाने हूं, बात करूं ना करूं मेरा इलाज हो जाना है, लेकिन नहीं, मेरी नफ्सियात ये कहती है यार मैं गया मेरी तो गाली नहीं सुनी यार, बड़े गुरूर सी उन्होंने। डॉक्टर साहब मैं जाहिर है सोशल हूँ तो रोज लोगों के फोन भी आते हैं, रिश्तेदारों के, दोस्तों के। पहला गिला ये होता है, मैं अपने डॉक्टर दोस्तों को कहता हूँ डॉक्टर साहब असं आए अस्पताल को गाली नहीं सुन रहे। गिला ये है, वो ये कभी नहीं कहते इलाज नहीं हो रहा, डॉक्टर साहब आते थे कोई गाली नहीं सुन रहे, हर जगह यही कहते हैं, सरकारी प्राइवेट। यहां को आप जोड़ते हैं कि वो जो खातून जिसको पोस्टमार्टम आपने कहा कि डिप्रेशन होता है, पेरिनेटल डिप्रेशन होता है, क्या उसकी कोई सुनता है, कोई सजेशन देता है कि बेटी ये नॉर्मल है, ये नेचुरल है, ये हो जाता है, ये ठीक हो जाएगा, इस पे परेशान नहीं होना, टैपिंग करो, अरोमा थेरेपी करो, एक्सरसाइज करो, ब्रीदिंग करो, डीप ब्रीथ करो, डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग करो, 5 फिंगर ब्रीदिंग करो, ब्लॉक ब्रीदिंग करो, योगा करो, एक्सरसाइज करो, घर के काम करो, बेटी डिप्रेशन ठीक हो जाएगा। कोई हॉबी इख्तियार करो मेरी बेटी, हॉबी, गेट अ हॉबी जिसको कहते हैं अंग्रेज। कोई दुनिया की हॉबी, आप एक पौधा लगा लें, एक पेट रख लें, आपका आधा डिप्रेशन वो ले जाएगा, आप ठीक हो जाएंगे। मतलब कितनी छोटी छोटी चीजें, 100 रुपए का एक पौधा लगा लें, आपकी आधी एंग्जाइटी और आधा डिप्रेशन पौधा ले जाएगा। आप एक जानवर रख लें, एक परिंदा रख लें पेट, वो आपकी आधी परेशानी वो ले जाएगा। सुबह उठकर आप 15 मिनट एक्सरसाइज करें, आपके अंदर हैप्पीनेस हार्मोन पैदा। किसने बताई ये बातें उनको? किसी ने नहीं बताई उनको ये बातें। फिर वो क्या होता है, वो डॉक्टर के पास जाते हैं। जब डॉक्टर के पास जाते हैं, घर वाले कहते हैं अब बच्चा पैदा है, बीमार हो गई है, कादी 9 साडी, कल दे बच्चे ने एक बच्चा असी 5 पैदा की, 8 पैदा। भाई जब तुम 8 9 पैदा करती थी तो तुम्हारी दादी, तुम्हारी सास तुम्हारे साथ डॉक्टर वाला सलूक करती थी, खुराक क्या देनी है, रेस्ट कब देनी है, पांडे खाते ठीक है नहीं। अब आज उसको तो कोई चीज भी दस्तियाब नहीं उनमें से, उसकी हेल्प कोई नहीं, उसकी सुनने वाला कोई नहीं, लिसनिंग कोई नहीं, उसकी कैथारसिस कोई नहीं उसका। और आपने जो बात की एलेक्स शेफ की, उसको मैंने एक दिन जब मुलाकात हुई अमेरिका में, मैंने कहा कि मैडम आपकी किताब है ब्लैक मिल्क। पहले तो ऐसे हैरान होकर कहती है व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट माय बुक ब्लैक मिल्क, हैव यू रेड इट? मैंने कहा सो मेनी टाइम्स मैम। कहती यू आर द फर्स्ट पर्सन इन माय लाइफ, मुझे आज तक किसी इंटरव्यू में, किसी पॉडकास्ट में, किसी मीडिया पे
इस किताब का किसी ने नहीं पूछा, एक ही पूछते हैं 40 रूल्स ऑफ लव। मैंने कहा मैम जब मैंने ये किताब पढ़ी तो 6 माह की बेटी आपकी गोद में थी, खामद छोड़ गया था आपको, उस डिप्रेशन के अंदर, पोस्टमार्टम डिप्रेशन के अंदर आपने वो किताब लिखी, और उस किताब को लिखते लिखते आपको किसी ने मशवरा दिया, उसने कहा जी मैं बताती हूँ आपको अपने मुंह से। उन्होंने बताया कि जब मैं शदीद डिप्रेस हुई कि बेटी है दूध पी रही है, टेंशन से दूध आना बंद हो गया, आपको पता है स्ट्रेस जब होती है, ये उनकी पूरी स्टोरी है जी, उनकी स्टोरी। तो कहती है मैं रो रही थी और मैं कह रही थी कि माई मिल्क इज नॉट वाइट इट्स ब्लैक, यहां से नाम आया ब्लैक मिल्क है मेरा, कि मेरी बच्ची रो रही है एंड आई कैनॉट सपोर्ट हर, आई कैनॉट फीड हर। तो कहती किसी ने मुझे कहा कि तुमने मौलाना रूमी को पढ़ा है? मैंने कहा उसको क्यों पढ़ना? उसने कहा ऐसी हालत में वो बड़ी कमाल की हकायात बयान करता है। कहती मैंने ना मौलाना रूमी की किताब खरीद ली इंग्लिश की, जब पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि उसका रिश्ता था अपने मुर्शद के साथ, शाह शम्स तबरेज के साथ। कहती मैंने शाह शम्स तबरेज को पढ़ना शुरू कर दिया। कहती ब्लैक मिल्क रुक गई और 40 रूल्स ऑफ लव उसमें से लिख गई। कहती उस 40 रूल्स ऑफ लव जो थी वो थेरेपी थी, वो ट्रीटमेंट था, ब्लैक मिल्क जो था डायग्नोसिस था, वो गिला था। कहती जब तक आप दोनों को मिलाकर नहीं पढ़ेंगे आप एलेक्स शेफ को नहीं समझ सकते। यू आर द फर्स्ट पर्सन जिसने मुझे समझा है, तुमने दोनों को मिलाकर मुझे देखा है। ये सारे इसको देखते हैं, इसको नहीं देखते कि ये हुआ क्यों। उसने जो अपनी किताब में लिखा वही जो आपको बातें बता रहा हूं कि ये वो दौर था जब मुझे 2 चीजें चाहिए थे, वो कहती है ब्लैक मिल्क में 2 चीजें। और यही बात मैंने अपनी खुदकुशी वाली वीडियो में जो इसका आप हवाला दे रहे थे पॉडकास्ट से पहले, डॉक्टर साहब उसने कहा दुनिया में हर शख्स को सिर्फ 2 चीजें चाहिए अच्छा जिंदगी के लिए, एक कान, कुछ सुनने वाला हो उसको, एक हाथ जो उसके सर पे या कंधे पे कहे स्पोर्ट, यू कैन डू इट, ओनली यू कैन डू इट, डोंट वरी, तुम कर सकते हो। कहती डॉक्टर साहब जब मैंने पढ़ा रूमी को और शाह शम्स तबरेज को तो एक्चुअली शाह शम्स तबरेज ने रूमी को कहा रूमी तुम कर सकते हो, रूमी सिर्फ तुम ही कर सकते हो। रूमी ने कहा कैसे? उसने कहा प्यार की दवाई से। उसने कहा अगर मर्ज बढ़ जाए और दवाई असर ना करे, कहती है शाह शम्स तबरेज ने कहा दवाई की मिकदार बढ़ा दो, दवाई बढ़ा दो। तो कहती मुझे पता चला कि जब दूध ना आए तो बेटी से मोहब्बत बढ़ा दी जाती है। मैंने अपनी बेटी को पकड़कर जूं ही जिस्म से लगाकर भेंचा, दूध आना शुरू हो गया। कहती उस किताब को लिखते हुए मुझे ट्रीटमेंट होना शुरू हुई। क्या ये जो ट्रीटमेंट उसने बताई है, यानी एक कान जो सुनने वाला हो और एक हाथ जो शाबाश, क्या उस बच्ची को दस्तयाब है जिसकी आप बात करें, घर में बैठी हुई है, जिसको डिप्रेशन है, जो डॉक्टर के पास आती है? मेरा ईमान है डॉक्टर साहब, अगर उसका हस्बैंड, अगर उसके बच्चे या उसके सास ससुर और घर वालों में से कोई एक उसकी सुन ले, कोई एक, ओनली सिंगल पर्सन, सबसे ज्यादा हस्बैंड करीब होना चाहिए और होता है, होना भी चाहिए, अगर उसकी सुन ले और कहे परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं सर, वो कभी जिंदगी में बीमार नहीं होगी। वो जितनी मर्जी बीमारी हो वो स्टैंड ले जाएगी, खड़ी हो जाएगी, जिंदा हो जाएगी। तो सबसे बड़ी तरबियत करने की जरूरत घर वालों की है। डॉक्टर साहब हेनरी डी बाल्ज़िक का बड़ा कमाल का जुमला, उसने कहा सोसाइटी प्रिपेयर्स क्राइम, क्रिमिनल कमिट्स इट। ये घर का माहौल डिप्रेशन क्रिएट करता है, उसे एक्सेप्ट औरत कर लेती है। एक रोकने वाला हो कि मैं खड़ी हूं। अभी आपने इससे पहले अशफाक साहब की हम बात कर रहे थे, जब आपको पता है अशफाक बाबा को और बानो अम्मा को जब घर से निकाल दिया एक मजंग रोड से, दादा अबू ने, अशफाक साहब के वालिद साहब ने घर से निकाल दिया जब पसंद की शादी की। आप जानते हैं उन्होंने रात कहां गुजारी? पहली, मैं उनके बेटों से और बेटी से कहना चाहता हूं सामने आए, बताएं कि कितने बड़े लोगों की आप औलाद हैं, ये मुझे बतानी पड़ रही हैं बातें। डॉक्टर साहब उन्होंने मॉडल टाउन में एक जगह पर जाकर बानो आपा के ऊपर लेने वाली चादर के ऊपर लकड़ियां रखकर रात गुजारी, लकड़ियों पे चादर बिछाकर वो सोए। डॉक्टर साहब रात 2 बजे बारिश आ गई। जब 2 बजे बारिश आई तो बानो अम्मा कहती हैं ये इतना गैरतमंद था, इसने मेरे ऊपर ऐसे हाथ कर लिए कि बानो के चेहरे के ऊपर बारिश का कतरा ना गिर जाए। इस मोहब्बत का आलम देखिए उस डिप्रेशन में। कहते ऐसे हाथ रखा, ऊंची आवाज में कहा, पहली रात बानो
अशफाक तुमसे वादा करता है एक दिन इसी जगह पर तुम्हें घर बना कर देगा। आज वहां पर है 121 मॉडल टाउन। पता है आपको इस बात का डॉक्टर साहब? आज दास्तान सराय उस जगह पर है जहां पहली रात बानो आपा के ऊपर लेने वाली चादर को 2 लकड़ियों से घर बनाकर बाबा ने रखा हुआ था। और बानो कहती है मेरा घर 3 साल बाद नहीं बना, उसी रात बन गया था। वो बाजारी दीवारें 3 साल बाद बनी। वो कहती लेकिन उस रात मुझे यकीन हो गया था बानो तेरा घर बनेगा, तेरे साथ इशफाक खड़ा है। क्या आज वो मर्द अपनी बीवी के साथ खड़ा होता है? अगर हो उसे कभी डिप्रेशन ना हो। आज अगर पेरेंट्स खड़े हों, रिश्तेदार खड़े हों, औलाद खड़ी हो, घर में कोई मदद करने वाला खड़ा हो, डॉक्टर साहब डिप्रेशन का मरीज सिर्फ और सिर्फ आपकी तवज्जो चाहता है। अगर वो कोई ऑर्गेनिक नहीं है तो, कोई क्रॉनिक नहीं है तो, जो आम हमारे यहां डिप्रेसिव एक कह लें कि टेंडेंसी आती है घरों में माहौल की वजह से, जो एनवायरमेंटल है, उसको सिर्फ और सिर्फ माहौल ठीक कर सकता है। बड़ी कमाल बात की डॉक्टर वर्नर कॉलमैन ने अपनी किताब लिसन टू योर बॉडी में। उन्होंने कहा अगर तुम्हारे दिमाग तुम्हें बीमार कर सकते हैं तो सिर्फ तुम्हारे दिमाग ही तुम्हें ठीक कर सकते हैं। जब गलत सोच मुझे बीमार करती है तो सही सोच मुझे ठीक भी कर सकती है। डॉक्टर एमल कोए ने जब ये पढ़ा तो उन्होंने एक किताब लिखी डॉक्टर साहब, उन्होंने लिखा साइकोलॉजी ऑफ इमेजिनेशन। उसमें एक जुमला दिया कि एक जुमला दुनिया की हर बीमारी से लड़ सकता है। वो जुमला क्या है? आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर इन एवरी डे एंड एवरी वे। मैं हर दिन पहले से बेहतर हो रहा हूं। कहते 10 दफा अपने आप से कहो दुनिया की जो तब्दीली अपने अंदर पैदा करना चाहते हो इसके साथ ऐड करो, देखो कैसे सेल्फ सजेशन की ताकत से आता है। क्या हमने सेल्फ सजेशन सिखाई औरतों को, बंदों को? आप जब घुटनों की दर्द का इलाज करते हैं, जो कि शायद मेरा भी आप करेंगे, तो डॉक्टर साहब कभी आपने उनको यह कहा कि खुद को पैगाम दो मेरे घुटने ठीक हो रहे हैं, दवाई तो मैं दूंगा, इलाज तो मैं करूंगा, एक्सरसाइज तो मैं बताऊंगा, लेकिन उस मरीज को यह भी कहें कि खुद को कहना भी है तुमने कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से, डॉक्टर साहब की मेहनत से और अपनी काविश से मैं दिन ब दिन ठीक हो रहा हूं। जब तक आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करवाएंगे सजेशन, तो सिर्फ आप दवाइयों पे लगे रहेंगे या आपको तरीके ढूंढते रहेंगे। जो आपके अपने अंदर एक पावर हाउस है बिलीफ सिस्टम का, उसे आप भूले हुए हैं, उसे आप साइड पे रखा हुआ है। इसी वजह से मैं कहता हूं कि डॉक्टर्स लाजमी एक जुमला बोलें हर मरीज के साथ कि इंशाल्लाह आप ये दवाई खाएं, आपकी सेहत बेहतर हो जाएगी। वो डॉक्टर का कहा नहीं उसको भूलता। डॉक्टर साहब दवाइयों के नाम भूल जाते हैं मरीजों को। जब वो घर आकर कहता है डॉक्टर साहब ने बड़ी उम्मीद दी है, खुदा की कसम डॉक्टर साहब कैंसर के पेशेंट को ये उम्मीद अगर आप दे दें ना, जिसकी फाइल मैं पढ़ता हूं, एक हॉस्पिटल में जाता हूं मैं साइकोथेरेपी करने, जब उसकी फाइल पढ़ता हूं 6 हफ्ते के बाद 4th स्टेज के मरीज का आखिरी वक्त करीब आ जाएगा, जब 6 हफ्ते उसी उम्मीद देते हैं, तो 6 हफ्ते के बाद जब डॉक्टर कहते हैं काशिफ साहब थोड़ी उम्मीद ना अजे भी जिंदा हो, आप अंदाजा नहीं कर सकते कितना फख्र होता है सिर्फ उम्मीद देने से। ऐसा एक लाफ्टर देने से, स्माइल देने से, होप देने से, ऑप्टिमिस्टिक होने से, फ्यूचर की अच्छी तस्वीर दिखाने से पेशेंट की जो रफ्तार होती है डिटीरियोरेशन की, उसकी बॉडी की और सेल्स की, वो रुकना शुरू हो जाती है। खत्म नहीं होती, मैं कहूंगा कि वो ठीक हो जाता है, ये तो झूठ होगा, लेकिन स्लो हो जाती है। डॉक्टर साहब एक बहुत बड़ा केस है आपके लिए, आप डॉक्टर हैं, आप जरूर पढ़िएगा। लैंसेट, LANCET, लैंसेट, ये फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब नश्तर होता है। ये दुनिया का सबसे मेडिकल साइंस साइकोट्री का सबसे बड़ा रसाला है, बहुत 100 साल से निकल रहा है। लैंसेट में डॉक्टर साहब रिपोर्टेड केस है कि एक खातून को कैंसर डायग्नोज हुआ और वो हॉस्पिटल से रिपोर्ट्स लेकर आ रही है और सोच रही है मुझे कैंसर हो गया, मुझे कैंसर हो गया, मुझे कैंसर हो गया। उसे याद आया कि मैंने अपने बीवी, अपने हस्बैंड और बच्चों के लिए चिकन खरीदना है। वो एक चिकन की दुकान पे जाती है, यूएस अमेरिका का वाकया, और चिकन लेती है तो चिकन वाला से कहता है चिकन दे के, मैडम अल्लाह आपको लंबी जिंदगी खुशियों भरी अता करे। वाह। अब वो कहती है मैं गाड़ी चला के आ रही हूं, जो ही कैंसर की परेशानी आती मुझे उसकी बाद मेरे स्माइल आ जाती। उसे पता ही नहीं मैं मर रही हूं, मुझे दुआ दे रहा है, उसे पता ही नहीं। उसका ट्रीटमेंट हो रहा है, ड्रास्टिक चेंजेस आ रही हैं। डॉक्टर कह रहा है
दवाई के इतने असरात हो नहीं सकते जितनी जल्दी ये ठीक हो रही है। बोर्ड बैठता है डॉक्टर साहब, 9 रुकनी बोर्ड बैठाते हैं, वो हर तरह का डॉक्टर्स बोर्ड के अंदर है, वो सारे टेस्ट कर कहते हैं समझ नहीं आ रही। मेडिसिन तो हम ये सबको देते हैं, असरात इस पर इतने अच्छे क्यों आ रहे हैं? उसका DNA लिया जाता है, उसकी रिपोर्ट्स करवाई जाती हैं, फिर 10वां एक साइकोलॉजिस्ट को शामिल किया जाता है। वो पहले दिन एक ही बात करता है, यार हम इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं, इस खतून से क्यों ना पूछ लें। उसे बिठाकर पूछा जाता है, बीबी कोई मेडिसिन ले रही हो, कोई अल्टरनेट ट्रीटमेंट कर रही हो? कहती नहीं। कहते कुछ ऐसा हुआ है जो हमें नहीं पता? उसने कहा बताती हूं, ये वाकया बताती है। कहते ओ गॉड, आपके कैंसर को क्योर दवाई तो नहीं कर रही, आप जो काउंटर कर रही हैं अपनी नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स के साथ, ये काउंटर करके आपको ठीक कर रही है। जो ही आपके ज़हन में परेशानी आती है आपको दुआ याद आ जाती है। सर कितनी पावर है दुआ की, कि रिपोर्ट केस हुआ है बकायदा। सो जब तक हमारे अंदर वो पार पैदा नहीं होगी, घरों में, पेशेंट्स में, उन खवातीन में जो हामला है या जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया है, जब तक हम उनको मुस्बत सोच नहीं दिखाएंगे, रास्ता नहीं दिखाएंगे, रोशनी नहीं दिखाएंगे, एक्सरसाइज नहीं दिखाएंगे, काम पे नहीं लगाएंगे। एक बड़ा डॉक्टर साहब मिसकंसेप्ट ये है कि बच्चा पैदा हुआ बिस्तर संभाल लो, अब 6 महीने बिस्तर से ना हिलो। जब आप इस तरह से अपनी बॉडी को, और फिर कहते हैं खुआओ, इतना उसको घी खिला देते हैं, पता नहीं क्या क्या बना, वो फिर बीमारी होना ना उसने बिस्तर पे पड़ पड़ के। जब उसे एक्सरसाइज नहीं करेंगे, बॉडी को वापस नहीं लाएगी। एक बॉडी के अंदर इतनी बड़ी चेंज आई है, अब वो बच्चा डिलीवर हो गया, बॉडी वापस आ रही है, ऑर्गन वापस आ रहे हैं, अब उस औरत को हेल्प की जरूरत है, बैरूनी भी अंदरूनी भी। तो उसको जब तक आप पॉजिटिव हेल्थी लाइफस्टाइल नहीं देंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज नहीं करेंगे, अरोमा थेरेपी नहीं करेंगे, टैपिंग नहीं करेंगे, ब्रीदिंग नहीं करवाएंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो वही प्रॉब्लम रहेंगी जो आप कह रहे हैं। वरना फिर वो दवाइयाँ खाएंगी और फिर इसी पे लग जाएंगे। बहुत ज़रूरत है कि सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए जिस तरह का पॉडकास्ट आप करें, डॉक्टर साहब इसे पॉडकास्ट ना कहा करें, ये बहुत बड़ा रूहानी इलाज है और नेमत है खुदा की कसम। ये वो नेमत है कि अगर लोग सुनना शुरू कर दें तो आधे मर्ज सुनने से ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब सर मुझे तो कई लोग कहते हैं ना, मैं ऑर्थोपेडिक्स में ज़ाहिर है टाइम काट के आना पड़ता है, लेकिन मैं हफ्ते में ये करता जरूर हूँ। जी बहुत अच्छा। मैं कहता हूँ यार ये ऐसे ही है जैसे गाड़ियाँ नहीं जाती रिपेयरिंग के लिए, ट्यूनिंग के लिए हम लेके जाते हैं ना गाड़ियाँ, मोबाइल चेंज कराने, तो मेरे लिए ये ऐसे ही होता है। अच्छा डॉक्टर साहब जब हम कर रहे हैं ना तो एक्चुअली हमारा भी ट्रीटमेंट हो रहा है। मैं सर वही आपको अर्ज कर रहा हूँ, मेरा खुद का इस जगह पे हमारा जो रिपेयर हो रहे हैं सेल्स, हम भी बहुत सारी चीजों को रीफ्रेम कर रहे हैं, बिहेवियर मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, हम भी रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे होते हैं अपनी। अगर हमारे साथ इतनी हो रही है तो मुमकिन नहीं सुनने वाले के साथ ना हो। लिसनिंग बहुत बड़ी चीज़ है, प्लीज़ सुने, प्लीज़ इन लोगों इस तरफ आएँ और पॉजिटिविटी को अपनी ज़िंदगी का जो है शौर बना लें। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, और मेरा भी अब क्लिनिक का टाइम है, आपका भी टाइम होता है। इतनी बातें आपने की हैं और कितनी दफ़ा आंसू आए हैं, ये तो ज़ाहिर है नाज़रीन देख रहे हैं और हम खुद इस सब से गुजरे हैं। ज़िंदगी में जितने भी मैंने आज तक पॉडकास्ट किए हैं इससे अच्छा मैंने नहीं कोई भी किया। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, लेकिन एक बात आप करके जाएंगे, आपने दोबारा भी जी इंशाल्लाह हम इसको मामूल बनाए रखें। जी इंशाल्लाह ज़रूर हम कोशिश करेंगे कि इसको मामूल बनाए रखें, आपसे वक्त लेते रहेंगे, और मेरा ख्याल है कि नाज़रीन भी यही चाहेंगे, क्योंकि मेरे कई सवाल अभी पड़े हुए हैं जो मैंने डिस्कस करने थे आपसे, लेकिन वो नहीं डिस्कस हो सके। आपका बहुत शुक्रिया, आपके वक्त देने का शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर अब्दुल बासित पॉडकास्ट से मुझे इजाज़त दीजिए। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। कोई सवाल, कोई सजेशन जो आप हमें बताना चाहें ज़रूर भेजें। अल्लाह हाफ़िज़।